नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे मई 2026 के एक बेहद दिलचस्प और उथल-पुथल भरे परिदृश्य में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ भारत में जबरदस्त चुनावी माहौल है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चल रहा है और ठीक उसी वक्त दुनिया एक गंभीर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। इस एपिसोड में, माफ कीजिएगा, इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे घरेलू राजनीति, चुनावी अखंडता और वैश्विक अस्थिरता एक साथ आपस में टकरा रही हैं। चलिए इसे गहराई से डिकोड करते हैं। चलिए जल्दी से आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जमीनी स्तर पर चलेंगे और पश्चिम बंगाल के चुनावी हंगामे की बात करेंगे। फिर हम यूपी विधानसभा की तीखी बहसों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा जूम आउट करके अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को समझेंगे और अंत में दुनिया भर में हो रहे उन कूटनीतिक बदलावों का जायजा लेंगे जो इस पूरी तस्वीर को बदल रहे हैं। भाग 1, पश्चिम बंगाल चुनाव का हंगामा। आइए देखते हैं कि कैसे राजनीतिक घर्षण और भारी नागरिक भागीदारी इस बार एक साथ देखने को मिल रही है। 92%। जी हाँ, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए इस रिकॉर्ड मतदान ने 2011 के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये बम्पर वोटिंग तब हुई है जब जमीन पर गंभीर तनाव और टकराव का माहौल है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का घरों से बाहर आना सच में लोकतंत्र की ताकत और उसमें जनता के मजबूत विश्वास को दिखाता है। लेकिन इस भारी मतदान की तस्वीर उतनी भी साफ नहीं है। सच तो ये है कि हालात काफी तनावपूर्ण रहे हैं। चुनाव आयोग के पास दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ के 77 गंभीर शिकायतें पहुंची हैं। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवारों की गाड़ियों में तोड़फोड़ और टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ तीखी झड़पों की खबरें भी लगातार आ रही हैं। और इन सब के बीच 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए बीजेपी ने कोलकाता में अपनी रणनीतिक तैयारियां भी तेज कर दी हैं। मतलब जमीनी स्तर पर चुनावी अखंडता को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है दोनों पक्षों की बयानबाजी के बीच का जबरदस्त अंतर। विपक्ष कह रहा है कि जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को हलाने के लिए वोट किया है और वे दिलों को जीतकर यह चुनाव निकाल रहे हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हारने पर वे अपना संघर्ष खत्म कर देंगे। लेकिन जरा सत्ता पक्ष का रवैया देखिए, वो बेहद आक्रामक हैं। उनका सीधा दावा है कि सरकार तो पहले ही बन चुकी है और 4 मई के बाद गुंडों और घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं और उनके सुर एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। भाग 2, यूपी विधानसभा नीति बहस। चलिए अब चुनावी मैदान से बाहर निकलते हैं और उत्तर प्रदेश विधानमंडल के अंदर चल रहे सियासी तनाव की ओर रुख करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बिल्कुल यही वो मुख्य प्रस्ताव है जिसने यूपी विधानसभा में फिलहाल एक बड़े राजनीतिक घमासान को जन्म दे दिया है। महिला आरक्षण से जुड़ा ये मुद्दा इतना अहम है कि इसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और तीखी बहसों की शुरुआत कर दी है। और सदन के अंदर का ये विधायी टकराव सच में काफी नाटकीय है। देखिए, एक तरफ सत्ता पक्ष से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगभग हाथ जोड़कर विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो इस अधिनियम को पास कराने में मदद करें, लेकिन उसी सांस में मुख्यमंत्री पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार का कड़ा आरोप भी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने इसे सरासर पाखंड बताते हुए एक अति निंदा प्रस्ताव ही जारी कर दिया है। विपक्ष का सीधा कहना है कि सत्ता पक्ष इस अधिनियम की आड़ में बस अपने खुद के पाप छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये टकराव हमारी घरेलू राजनीति की कड़वाहट को बिल्कुल साफ कर देता है। भाग 3, अमेरिका ईरान सैन्य तनाव। अब जरा अपना नजरिया बड़ा करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच की तरफ चलते हैं, जहां हालात सच में बहुत चिंताजनक हैं। $25 अरब। जरा इस रकम के बारे में सोचिए। ये वो भारी भरकम कीमत है जो अमेरिका अब तक ईरान के खिलाफ इस सैन्य संघर्ष में खर्च कर चुका है। ये विशाल आंकड़ा बहुत ही तीखेपन से हमें बताता है कि ये लड़ाई किस स्तर पर पहुंच गई है। ये अब सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि एक बेहद महंगा आर्थिक युद्ध बन चुका है जो पूरी दुनिया की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। और ये स्थिति बहुत अच्छे से समझाती है कि इस युद्ध का जमीनी और कूटनीतिक असर कितना विनाशकारी हो रहा है। अमेरिका ने 42 जहाज़ों को रोककर ईरान के बंदरगाहों की कड़ी नाकेबंदी कर दी है। इसके जवाब में क्या हो रहा है? ईरान की सड़कों पर ड्रोन रैलियां निकल रही हैं और होर्मुज की नाकेबंदी के कारण वैश्विक शिपिंग बाधित होने से ईरान ने 6 नए जमीनी रास्ते खोल लिए हैं। लेकिन इस पूरे बवाल का सबसे खतरनाक डोमिनो इफेक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर।
वहां अचानक से एक भयंकर तेल संकट आ गया है और अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इसी बीच मध्य पूर्व से जुड़ी कुछ और भी रणनीतिक बातें तेजी से बदल रही हैं। अमेरिका ने उस जब्त किए गए जहाज टॉक्स के 6 ईरानी क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया है। वहीं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दुश्मनों के 82% हथियार तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने यूएई के ओपेक से बाहर निकलने की खबरों का भी स्वागत किया है। ये एक ऐसा कदम है जो आने वाले समय में वैश्विक तेल बाजार की पूरी तस्वीर को पलट कर रख सकता है। अंतिम भाग, वैश्विक कूटनीतिक बदलाव। इतनी भयंकर वैश्विक अराजकता के बीच कूटनीति के मोर्चे पर क्या पक रहा है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। अब इस वैश्विक उथल-पुथल के बीच कुछ बेहद पुरानी और ऐतिहासिक मांगें भी अचानक से चर्चा में आ गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी का ये बयान देखिए। उन्होंने साफ कहा है कि मैं किंग चार्ल्स से भारत को कोहिनूर लौटाने के लिए कहूंगा, जिसे 177 सालों से रखा गया है। सच कहूं तो ये काफी हैरान करने वाला है कि कैसे युद्ध और भारी आर्थिक संकट के इस माहौल में ऐतिहासिक शिकायतें और कोहिनूर हीरे जैसी चीजों की वापसी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन रही हैं। और दुनिया के बाकी हिस्सों में भी कूटनीतिक हलचल काफी तेज है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव अगले महीने द्विपक्षीय संबंधों और ब्रिक्स बैठकों के लिए भारत आ रहे हैं। ये रूस की निरंतर सक्रियता को दिखाता है, वो भी तब जब रूस यूक्रेन के बीच सीज फायर की सुगबुगाहट तेज है। दूसरी ओर इटली के रक्षा मंत्री क्रूसेटो ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक बेहद अहम रणनीतिक बैठक की है। ये सारी गतिविधियां इस बात का साफ इशारा है कि भारत इस तेजी से बदलती वैश्विक बिसात पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र बना हुआ है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। सवाल ये है कि तेजी से अस्थिर होती वैश्विक अर्थव्यवस्था और सिर पर मंडराते अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के इस भारी दबाव के बीच क्या हमारी ये जोरदार स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं खुद को मजबूती से टिकाए रख पाएंगी? ये एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो 2026 की घरेलू राजनीति, इन चुनावों और इस वैश्विक उथल-पुथल के जटिल जाल को आपस में जोड़ता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा कि ये टकराव हमारे भविष्य को कैसे तय करेगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।